दोस्तों रिसेंटली मैं एक ये माइंड बॉगलिंग डेटा देख रहा था। 170 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है भारत के एनर्जी सेक्टर में 2026 में, यानी एक ही साल में 170 बिलियन डॉलर। इंडियन रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो ये निकल के आता है तकरीबन 16,18,000 करोड़। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के एनर्जी सेक्टर में हो रहा है 2026 में। अब ना बहुत सारे नेचुरल क्वेश्चंस हैं। भारत का एनर्जी सेक्टर एक्चुअली है क्या, इसकी वैल्यू चेन क्या है, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो क्यों रहा है, इसके ग्रोथ आउटलुक क्या है, 2035 2040 में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इस सेक्टर का अभी वैल्यूएशन क्या है, इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं, और अगर आपको इस सेक्टर में निवेश करना हो तो उस निवेश के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये सारी बातें मैं इस एक सिंगल वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में डेटा के साथ आपको दिखाने वाला हूं। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे जिसमें मैं सेक्टर स्पेसिफिक कोई डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ सीखने मिला है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें और मुझसे कहें कि राहुल और भी ऐसी सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस लेके आएं जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़े। ठीक है, वो कमेंट्स में जरूर लिखना। कौन से सेक्टर्स की आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में लिखना, जिससे मुझे आपका फीडबैक मिल जाए। ओके, अब इस वीडियो को चालू करते हैं और धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट आपको डेटा के साथ समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपके लिए ढेर सारा रिसर्च करके कंटेंट लाता हूं जिससे कि आपकी नॉलेज अच्छी रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना निवेश एनर्जी वाले सेक्टर में हो क्यों रहा है आखिर। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया हूं और आपको दिखाई देगा यहां पर एक चार्ट। ये चार्ट दिखा रहा है कि भारत में एनर्जी सप्लाई किस गति से, किस स्पीड से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल 2005-2006 में अगर देखें तो भारत की एनर्जी सप्लाई टोटल सारे अगर हम रिसोर्सेज देख लें, कोल है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, ऑयल है, गैस है, सब कुछ मिला के 380 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट था। ठीक है, और हर साल वो एनर्जी सप्लाई बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तेजी से ये सप्लाई बढ़ी है। कोविड में ये 1-2 साल कम हुई थी, ऑब्वियस रीजन से, उसके लॉकडाउन वगैरह। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो यहां पर किस तेजी से एनर्जी सप्लाई भारत में बढ़ी है, 936 के आसपास पहुंच चुकी है। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ना कोल हमारे यहाँ पे कंजम्पशन, कोल का कोई फ्यूचर नहीं है, कोल ड्रॉप हो जाएगा वगैरह वगैरह। एक्चुअली में अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये ब्लैक अगर आपको दिखाई देगा ग्राफ, तो देखिए 2005 और 6 में कोल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था केवल कितना था, 54% हमारी एनर्जी नीड्स में, हमारी एनर्जी सप्लाईज में। लेकिन वो देखिए अभी बढ़कर 59% हो गया है। ऑल्दो हमने रिन्यूएबल में भी बहुत काम किया है, सोलर में, विंड में, हाइड्रो में, लेकिन फिर भी कोल का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोग बोलते हैं कि कोल का कंजम्पशन कम हो रहा है, धीरे धीरे हम रिन्यूअल पे जा रहे हैं। हम रिन्यूअल पे जा रहे हैं, डेफिनेटली जा रहे हैं, लेकिन कोल का कंजम्पशन कम नहीं हुआ, इनफैक्ट उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ठीक है, अब नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि यार इतनी तेज गति से एनर्जी की सप्लाई भारत में बढ़ क्यों रही है। तो इसका भी ना इन्होंने यहां पर डेटा दिया हुआ है। आप देखिए सेक्टर वाइज यहां पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है। मैं आपको एक सिंपल पॉइंट यहां पर बताऊंगा कि जो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी जो यूज होती है ना, वो कहां यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा 2013-14 के बाद से देखिए किस तेजी से यहां पर इंडस्ट्री की कंजम्पशन बढ़ी है एनर्जी को लेके। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का है। पॉइंट सिंपल है कि ये ग्रोथ एनर्जी सप्लाई में इसलिए हो रही है कि हमारी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, हमारी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। राइट, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई बढ़ेगा। और ये कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला है। अगर हमारी जीडीपी को बढ़ना है तो एनर्जी सप्लाई हमें चाहिए ही चाहिए। ये किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन है। बिना एनर्जी के इंडस्ट्रीज काम नहीं कर सकती। और भी यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, रेजिडेंशियल का देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट ओवरऑल पॉइंट आपको यही बताना चाहता हूं कि एनर्जी सप्लाई में तेजी से ग्रोथ हो रही है भारत में, इसी वजह से यहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एक और रीजन है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तभी तो रिसेंटली अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊं, यहाँ पर हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल, इनका एक स्टेटमेंट आया था इकोनॉमिक टाइम्स में कि नेक्स्ट ईयर भारत की पीक पावर इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो 300 गीगावाट होने वाली है। अब ये 300 गीगावाट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए भी मैं आपको अगले 30 सेकंड में कुछ डेटा दिखाता हूं। आपको समझ में आना चाहिए कि पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सेक्टर है, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। तो यह है गवर्नमेंट की दूसरी वेबसाइट जहां पर हमारी कितनी पावर, पीक पावर यूज होती है भारत में, उसका डेटा पब्लिश करा हुआ है। अगर आप 2020 में जाके देखोगे तो पीक पावर होती थी अराउंड 171 गीगावाट। ठीक है, और अब 2025 में ये देखेंगे डेटा तो 241 गीगावाट क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
पीक पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो तेजी से बढ़ रही है बिकॉज ऑफ हीट वेव्स, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ ईवीज। ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ पावर मिस्टर मनोहर लाल ने एक यहाँ पर यह भी बोला है कि डेटा सेंटर की वजह से, एआई की वजह से, ईवीज की वजह से भारत में पावर का कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओवरऑल पॉइंट यही है कि इस सेक्टर में काफी ग्रोथ ऑलरेडी दिख रही है पिछले 5 से 10 साल में। और इसकी अगर मैं आउटलुक की बात करूं तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ और डेटा दिखाना चाहता हूं। अगले 1 या 2 मिनट में डेटा दिखा के फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ये डेटा देखिए पावर जनरेशन के ऊपर। ओके, यहां पर आपको पता लगेगा कि भारत सरकार 42 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है 2032 तक पावर सेक्टर में। ये पावर सेक्टर है ना, एक सब सेक्टर है एनर्जी सेक्टर के अंदर। अभी बताऊंगा वैल्यू चेन पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में क्या थोड़ा सा जो फर्क है उसको भी बताऊंगा मैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं बात करूं बजटिंग की तो 2025-26 में कितना कैपेक्स मिला था? 48,396 करोड़। ओके, ये 30% से बढ़ा है पिछले साल की बजाय। मतलब कि हर साल कैपेक्स में भी बढ़ोतरी हो रही है, किसमें? पावर सेक्टर में। और एक और डेटा पावर सेक्टर को लेके ये पब्लिश हुआ है कि 2035-2036 तक हमारी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो होगी 1121 गीगावाट। मतलब ऑलमोस्ट डबल होने वाली है कैपेसिटी 2035-36 तक। मतलब कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ पावर सेक्टर में आने वाली है, जो कि सब सेक्टर है एनर्जी सेक्टर के अंदर। बहुत सारी ग्रोथ होने वाली है। और आप किसी भी सेक्टर को एनालाइज करो ना, उससे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, 900 गीगावाट होना चाहिए FY32 के अंदर अंदर। ठीक है, स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम है, कंपनीज लाइक अदानी बहुत सारे स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स कर रही है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का वहां पर खर्चा हो रहा है। 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल का टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमें पावर जनरेट करना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की एक पॉलिसी अलग से सेटअप करी गई है। नेचुरल गैस एक्सपेंशन के लिए भी पॉलिसीज बनी हुई हैं। मतलब गवर्नमेंट भी पूरी शिद्दत के साथ इसमें पॉलिसीज बना के इसको सपोर्ट कर रही है। तो एक ये ऐसा सेक्टर है जहां पर ग्रोथ तो है ही, साथ में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है पॉलिसीज वाइज, राइट। तो एक ये सनराइज सेक्टर दिखाई दे रहा है 2035-36 के हिसाब से, अगर आप इसको देख के चलें तो। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये एनर्जी सेक्टर एक्चुअली है क्या, पावर सेक्टर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरे स्क्रीन पे ये देखिए, ये पूरी की पूरी एनर्जी की वैल्यू चेन है, एनर्जी सेक्टर की वैल्यू चेन है। एनर्जी सेक्टर में पावर वैल्यू चेन भी है, ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, एनर्जी एंसिलरीज भी है। मतलब कि पूरा के पूरा जो भी सोर्स अपने को एनर्जी दे रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो पूरा एनर्जी सेक्टर में आता है। पावर जो वैल्यू चेन है ना, इसका मतलब केवल इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो सोलर से, विंड से, कोल से, तो वो सारा पावर वैल्यू चेन में आएगा। लेकिन ऑयल एंड गैस, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते, हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल यूज में लेते हैं, वो सारा एक सेपरेट है, वो एनर्जी सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने इसको मोटा मोटा 4 एक पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है, पावर वैल्यू चेन, ऑयल गैस वैल्यू चेन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एंसिलरी। रीजन मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पावर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपकी पावर में थीम होगी। ठीक है, अगर आप ओवरऑल एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूं आगे। बट ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। पावर जनरेशन में बहुत सारी कंपनीज हो गई, फॉर एग्जांपल NTPC हो गई, NHPC हो गई, SJVN हो गई, अदानी हो गई, टाटा पावर हो गई, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इस तरह से हर एक ब्लॉक की यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं और आपने उन सारी कंपनीज का नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा के पूरा सेक्टर। अब बात करते हैं कि अगर हमें एनर्जी सेक्टर में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें कौन सा इंडेक्स ट्रैक करना है, उस इंडेक्स की बनावट कैसे है, उस इंडेक्स में क्या क्या वेटेज है, कौन सी टॉप कंपनीज हैं, जिससे कि हमें यह क्लियर हो जाए कि अगर हमें एनर्जी सेक्टर को कभी ट्रैक करना है तो कौन से इंडेक्स को ट्रैक करना है। अगले 2 से 3 मिनट में आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के साथ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 2-3 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जब भी आपको एनर्जी सेक्टर में या पावर सेक्टर में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, ETFs में इन्वेस्ट करना हो या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को पहले देखना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड है, ETF है, चाहे स्टॉक है, क्या वो निफ्टी एनर्जी को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यही रीजन होता है इंडाइसिस का। इसीलिए इंडाइसिस बनाई जाती है कि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि भाई अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा या ETF खरीदा तो क्या वो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तभी तो हम उसको बोलेंगे कि वो बेटर है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। अब ये इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो अभी जो एलोकेशन चल रहा है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का 51% है। ठीक है, इसमें आप कंपनीज देख सकते हो सारी, रिलायंस आ गई, कोल इंडिया आ गई, गेल आ गई, ONGC आ गई, ये सारी कंपनीज इसमें आ जाती हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं पावर में, तो पावर में 24.96% है। इसमें NTPC हो गई, पावर ग्रिड हो गई, अदानी पावर हो गई, टाटा पावर हो गई, उनकी आप वेटेज भी देख सकते हो। और ये सारा मैं NSE की वेबसाइट पे जाके खुद देख रहा हूं। कभी भी आपको किसी भी सेक्टर का एनालिसिस करना हो ना, NSE की वेबसाइट पे सारे के सारे इंडाइसिस बहुत ही अच्छे तरह से सिंपल लैंग्वेज में बताए हुए हैं। मैं आपको बस थोड़ा प्रेजेंट कर रहा हूं वही इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो यहां पर
सेक्टर है कैपिटल गुड्स का। फॉर एग्जांपल इसमें कंपनी जैसे BHEL हो गई जो बॉयलर्स वगैरह बनाती है, सुजलॉन है, CG पावर है, ये सारी कंपनीज इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का ज्यादा एलोकेशन अराउंड 51%, पावर का नेक्स्ट 24% एंड कैपिटल गुड्स का 23%। मतलब कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो डाइवर्सिफाइड है विद इन द एनर्जी सेक्टर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल आप पावर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रांसमिशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी कंपनीज को ट्रैक करता है, ठीक है। अब इस इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो डेटा देख लेते हैं। निफ्टी एनर्जी ये यहाँ पर इंडेक्स है, जुलाई 31, 2026 तक का लेटेस्ट डेटा है, बहुत ही लेटेस्ट डेटा है। इसमें अगर हम बात करें, ये इंडेक्स 2005 में पहली बार लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके अगर रिटर्न्स देखें सिंस इंसेप्शन, मतलब 2005 से अगर इसके रिटर्न्स देखें तो टोटल रिटर्न्स इसके 17.95% एनुअल रिटर्न्स बन के आए हैं, जो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 से बेटर है, निफ्टी 500 से बेटर है। अब कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी यही होगा, बट मैंने आपको पास्ट का डेटा बताया है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि पिछले 5 साल में कैसे रिटर्न्स है, तो 17.24%, 15.39% प्राइस रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। टोटल रिटर्न हम देखते हैं जनरली, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, डिविडेंड्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। 17.24% के यहाँ पर रिटर्न्स बन के आए हैं। सेक्टर का एलोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके पी रेशियो की वैल्यूएशन की बात अभी 1 मिनट में करूंगा। इसमें टॉप कंपनीज अभी कौन सी हैं जुलाई 2026 के हिसाब से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे है 10.26% का एलोकेशन लेके, ONGC है, कोल इंडिया है, NTPC है, गेल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL है, CG पावर, सुजलॉन, GE वनो, ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं इसके, ठीक है। इनमें एलोकेशन चेंज होता रहेगा, बट मोटा मोटा ऑयल गैस की तरफ ज्यादा झुकाव है अगर आप एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अब ना इस इंडेक्स के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए। आप मेरे चार्ट पे देखिए, मैंने रिटर्न्स की तो बात कर ली, आप यहां पर और भी बेटर रिटर्न्स देख सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। ये डेटा जून 2026 तक का है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोट करोगे कि इस सेक्टर की वोलेटिलिटी, जो एनुअल वोलेटिलिटी है, वो है 19.8%, ओके। वाइल निफ्टी 500 की वोलेटिलिटी कितनी है, 14.4%। वोलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस, ठीक है, कितना ज्यादा उतार चढ़ाव है। तो इस सेक्टर में उतार चढ़ाव ज्यादा है एज कंपेयर टू निफ्टी 500। तो हमेशा किसी भी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको जनरली ये देखने में आएगा कि उसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस रिस्क को भी ध्यान में रखना है हमें। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस की, तो मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं, बहुत ही सिंपल मेट्रिक यूज करेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं, पी रेशियो देख लेते हैं। तो अभी निफ्टी एनर्जी का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 15.2 के आसपास। 5 साल का अगर जो एवरेज डेटा देखें तो 13.58 इस वेबसाइट पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा है जो 5 ईयर का एवरेज है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इसकी प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं तो अभी 2.3 के आसपास है और ये बिलो 5 एवरेज है, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। बट मोटा मोटा अगर मैं कंक्लूड करूं ना, तो इट्स नॉट मैसिवली ओवर वैल्यूड, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। आई कैन से कि ऑलमोस्ट 5 साल की एवरेज पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये इसके वैल्यूएशंस हुए। अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर हमें एनर्जी सेक्टर में ढूंढनी है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, उसको मैं अगले 2 से 3 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सारी की सारी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। आपको अगर वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा। बहुत सारा एफर्ट जाता है इन सारी वीडियोस में, रिसर्च करके सब कुछ 15 से 18 मिनट की एक वीडियो में हम पैकेज करके आपको देते हैं। थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं ऐसी और भी वीडियोस डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए, तुरंत आप नॉलेज अपनी अपग्रेड कर पाएं। चलिए अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसे हम उनके प्रोज एंड कॉन्स को समझें। अब एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए मैं सबसे पहले वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे गया। फ्री वेबसाइट है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी थीमेटिक एनर्जी, ये एक यहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगी। अब इस कैटेगरी में आप नीचे आएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे फंड्स मिलेंगे, इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड है, ETFs है। तो पहली चीज तो है कि आपकी स्टाइल क्या है, आपको इंडेक्स फंड्स बेटर लगते हैं, ETFs बेटर लगते हैं या म्यूचुअल फंड्स बेटर लगते हैं, ये आपकी स्किल होगी, उसके हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी चूज करोगे। मैं आपको सारी अपॉर्चुनिटीज का फ्लेवर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सिस निफ्टी एनर्जी इंडेक्स डायरेक्ट। इसका मतलब क्या, ये इंडेक्स फंड है, ठीक है। और ये इंडेक्स फंड एक्चुअली अभी लॉन्च हुआ ही नहीं है, इसका अभी NFO पीरियड है। तो मैंने गूगल करके देखा यहाँ पर, तो इसका NFO पीरियड है 7th to 21st ऑफ अगस्त, तो इसका NFO अभी चल रहा है, ठीक है। ये भारत का पहला इंडेक्स फंड है निफ्टी एनर्जी को लेके। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि इंडेक्स फंड क्या करेगा ना, उस इंडेक्स को पूरी तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में ये सारी कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10.26% पे है। तो जो एक्सिस का NFO आया है एनर्जी इंडेक्स का, ये क्या करेगा, ये एग्जैक्टली इन्हीं कंपनीज को इसी प्रपोर्शन में खरीदने की कोशिश करेगा। आप जब इन्वेस्ट करोगे तो एक तरह से आप उसकी यूनिट्स ले रहे हो, ठीक है। इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये भारत का पहला इंडेक्स फंड है
एनर्जी सेक्टर पे। अभी तक इससे पहले कोई भी इंडेक्स फंड नहीं आया था, ठीक है। इसका एनएफओ चल रहा है 7 से 21 अगस्त के बीच में। एनएफओ में भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद भी आप इसको ले सकते हो, आपकी चॉइस है, अगर आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस यहां पर आते हैं, इसमें ईटीएफ्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आऊंगा तो आपको दिखेगा यहां पर मेरा एसेट का निफ्टी एनर्जी ईटीएफ है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी एनर्जी ईटीएफ है। इनका काम भी सिमिलर ही है, ये भी इंडेक्स को ही ट्रैक करेंगे। इंडेक्स के जो प्रोपोर्शन में जो कंपनीज हैं उन्हीं को लेते हैं, लेकिन ये ईटीएफ्स हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ में डिफरेंस क्या है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। जनरली अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपीज करनी होती हैं तो ये कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स आर बेटर, क्योंकि उसमें ना आप ऑटोमेट करके छोड़ सकते हो। ईटीएफ्स में भी आप एसआईपी कर सकते हो, आजकल डीमैट अकाउंट बहुत सारे अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ना इंडेक्स फंड से कंफर्टेबल होता है, कुछ लोगों को ईटीएफ से कंफर्टेबल होता है, तो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर ये 2 ईटीएफ्स हैं जो कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तीसरे ऑप्शंस ये भी आते हैं, जैसे अभी ग्रो का बीएससी पावर ईटीएफ है। अब ये क्या है, पूरा एनर्जी इंडेक्स को लेके नहीं है। ये जो मैंने आपको वैल्यू चेन दिखाई थी ना, वो स्क्रीन दिखाया था जिसमें मैंने एनर्जी चेन के 4 पिलर बताए थे, तो उसमें पावर एक था, तो ये उस पावर ईटीएफ को यहां पर दिखाया गया है ग्रो के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आपको केवल पावर थीम में इन्वेस्ट करना है, सब कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें ऐसे ईटीएफ्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे बड़ौदा पीएनबी परिवार एनर्जी अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट फंड। अब ये क्या है, चूंकि इसमें कहीं भी इंडेक्स नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी इसमें ईटीएफ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर एक्टिवली जाके स्टॉक्स पिक करेगा। किस थीम पे पिक करेगा, इसमें लिखा है एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। जो भी एनर्जी में पूरे के पूरे सेक्टर में जहां भी अपॉर्चुनिटीज को लगेंगी वहां पे वो उसमें जाके स्टॉक्स को ढूंढेगा, ठीक है। अगर आपकी स्टाइल एक्टिव म्यूचुअल फंड की है तो आप ऐसे फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश जरूरी नहीं है करे, वो अपनी मर्जी से उसी सेक्टर के स्टॉक्स को पिक करता है। अब मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रू का एनर्जी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट एक एक्टिव फंड है, इसको खोलते हैं तो इसको हम यहां पर क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू विंडो करेंगे, ठीक है। इस फंड का अगर मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं तो लेट्स कम टू पोर्टफोलियो एंड लुक एट कि किस तरह की कंपनीज हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर रिलायंस है, 9.53% का एलोकेशन है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक भी दिखाई देगा 2.60% का। हालांकि ये है एनर्जी फंड, लेकिन उन्होंने एचडीएफसी बैंक डाला हुआ है फॉर वट एवर रीजन। गलत है सही है मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहां पर जरूरी नहीं है वो इंडेक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। इंडेक्स को एग्जैक्टली 100% वैसे भी कोई फॉलो नहीं कर पाता, थोड़ी ट्रैकिंग एरर होती है, बट यहां पर आप देख सकते हो कि इनका एलोकेशन भी अलग है। फॉर एग्जांपल यहां पर सेकंड एलोकेशन इन्होंने एनटीपीसी को दिया हुआ है 8.17%, लेकिन मैंने आपको दिखाया था उसमें एलोकेशन में कि एनटीपीसी यहां पर नंबर 4 पे है, 5.93% है इंडेक्स में। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो एक्टिवली डिसाइड कर रहा है कि किस स्टॉक को कितना एलोकेशन होना चाहिए। वो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स वो एनर्जी थीम से सेलेक्ट करे, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया कि यहां पर इन्होंने एचडीएफसी बैंक भी डाला हुआ है। तो तीनों मैंने आपको फ्लेवर्स दिए हैं। मैंने आपको एक्सिस इंडेक्स फंड के बारे में बताया, एनएफओ, वो केवल पहला इंडेक्स फंड है, वो केवल इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करेगा। फिर मैंने आपको ईटीएफ्स बताए, अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस भी दिखाए कि अगर आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में भरोसा है, उनकी आपकी स्टाइल है, मैच करती है, तो आप उनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरी डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जाके आप उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके वैल्यूएशंस क्या हैं, उनमें अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, वो भी आप जाके स्टडी कर सकते हो। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश करी कि एनर्जी सेक्टर का ब्रेकडाउन दूं, वैल्यू चेन बताऊं, इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बताऊं, इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इनके अभी वैल्यूएशंस क्या हैं, सारी बातों को मैंने कोशिश करी है कि सिंपल लैंग्वेज में 15 से 20 मिनट जितनी देर की शूटिंग हुई है आपके सामने प्रेजेंट करा है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की सेक्टर स्पेसिफिक वीडियोस मुझे और क्रिएट करनी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊं और आपको नोटिफिकेशन पे वो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।